आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चौखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का पहला भाग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विनोदनी की मां हरिमती ने महेंद्र की मां राजलक्ष्मी के घर जाकर धरना दे दिया। दोनों एक ही गांव की लड़की हैं और बचपन में एक साथ खेली हैं। राजलक्ष्मी ने महेंद्र पर दबाव डालते हुए कहा, बेटा महेंद्र, इस गरीब की लड़की का उद्धार करना ही है। सुना है लड़की देखने में बड़ी सुंदर है और मैम ने उसे पढ़ाया लिखाया है। तुम लोगों की आजकल की पसंद से उसका पूरा मेल बैठ जाएगा। महेंद्र ने कहा, मां, आजकल के लड़के तो मेरे सिवा और भी बहुत से हैं। राजलक्ष्मी ने कहा, बेटा, यही तो तेरे में दोष है। तेरे आगे ब्याह की बात छेड़ना ही मुश्किल है। महेंद्र ने कहा, मां, इस बात को छोड़कर और भी तो बहुत सी बातें हैं। संसार में बातों की तो कोई कमी नहीं, इसलिए मेरा ये दोष ऐसा कोई खतरनाक नहीं। महेंद्र बचपन से ही पितृहीन है और इसीलिए मां के साथ उसका व्यवहार साधारण पुत्रों जैसा नहीं है। महेंद्र की उम्र लगभग 22 साल की हो चुकी है और अब वो एमए पास करके डॉक्टरी पढ़ रहा है, किंतु फिर भी मां के साथ उसका प्रतिदिन का बालहठ, रूठना मचलना और अपनी जिद पर अड़ जाना ज्यों का त्यों जारी है। कंगारू का बच्चा जैसे मातृ गर्भ से जन्म लेने के बाद भी मां के बाहिर गर्भ के थैले में अपने को आवृत रखने का अभ्यस्त बन जाता है, महेंद्र की भी ठीक वही दशा है। मां की सहायता के बिना उसका आहार विहार, आराम विराम लगभग असंभव सा हो गया है। अब की बार मां ने जब विनोदनी के लिए महेंद्र पर काफी दबाव डाला तो उससे कतराते नहीं बना। उसने कहा, अच्छा लड़की को एक बार देख लूं। और जब देखने का दिन आया तो बोला, देख के क्या करना है, मुझे तुम्हें सुखी करने के लिए ब्याह करना है, भले बुरे का विचार करना ही व्यर्थ है। उसकी बात में कुछ नाराजगी की गर्मी थी, किंतु फिर भी मां ने सोचा कि शुभ दृष्टि के समय उनकी पसंद के साथ जब पुत्र की पसंद का निर्णयात्मक मेल होगा, तब महेंद्र का ये तीव्र स्वर कोमल में रूपांतरित हो जाएगा। राजलक्ष्मी ने निश्चिंत चित्त से ब्याह का दिन सुधवा लिया और ब्याह का दिन ज्यों ज्यों नजदीक आने लगा त्यों त्यों महेंद्र का मन उत्कंठित होने लगा, और अंत में जब 2-4 दिन बाकी रह गए तब वो कह बैठा, नहीं मां, ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। बचपन से महेंद्र देवता और मानव दोनों से सब तरह का प्रश्रय पाता आ रहा है और इसीलिए उसकी इच्छा का वेग उच्छृंखल है। पराई इच्छा का दबाव उससे सहा नहीं जाता। जब उसने देखा कि स्वयं उसकी प्रतिज्ञा और दूसरे के अनुरोध ने उसे बहुत ज्यादा धर दबाया है और उसे ब्याह करने को मजबूर कर दिया है, तब विवाह के प्रति उसकी अकारण वितृष्णा अत्यंत प्रबल हो उठी और ऐन मौके पर वो बिल्कुल ही विमुख होकर ना ही कर बैठा। महेंद्र का परम मित्र था बिहारी। वो महेंद्र को भाई साहब और उसकी मां को मां कहता था। मां उसे स्टीम बोट के पीछे बंधे लद्दू बोट की तरह महेंद्र का एक अत्यावश्यक भारवाही असबाब के समान समझती थी और उस लिहाज से उससे ममता भी करती थी। राजलक्ष्मी ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, अब ये काम तो तुम्ही को करना होगा, नहीं तो गरीब की लड़की। बिहारी ने हाथ जोड़कर कहा, मां, ये काम मुझसे नहीं होने का। तुम्हारे अनुरोध से महेंद्र को जो मिठाई नहीं भाई उसे मैं बराबर खाकर निपटाता रहा हूं, पर लड़की के विषय में ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। राजलक्ष्मी सोचने लगी, भला बिहारी ब्याह करेगा? उसे तो सिर्फ महेंद्र चाहिए। ब्याह करके बहू लाने की बात तो उसके कभी मन में ही नहीं आती।
और ये सोचकर बिहारी के प्रति उनकी कृपा मिश्रित ममता और भी जरा बढ़ जाती। विनोदनी के पिता कोई खास धनी नहीं थे, किंतु फिर भी उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री को घर पर मिशनरी में रखकर जतन से पढ़ाया लिखाया था और दस्तकारी का काम सिखाया था। लड़की की उम्र बराबर बढ़ती ही जाती थी, फिर भी उन्हें कुछ होश न था। अंत में पिता की मृत्यु के बाद उसकी विधवा माँ उसके लिए लड़का तलाश करते करते हैरान है। कहीं कोई दिखाई ही नहीं देता जिसके हाथ लड़की सौंपकर वे निश्चिंत हो सके। एक तो रुपया पैसे से हाथ खाली, उस पर लड़की उम्र में बढ़ी। अंत में राजलक्ष्मी ने अपनी जन्मभूमि बारासत के एक ग्राम संपर्कीय भतीजे के साथ विनोदनी का ब्याह करा दिया। ब्याह के थोड़े दिन बाद ही विनोदनी विधवा हो गई। महेंद्र ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, मेरी तकदीर अच्छी थी जो ब्याह नहीं किया, नहीं तो स्त्री के विधवा होने पर मैं एक घड़ी भी संसार में नहीं टिक सकता था। लगभग 3 साल बाद और एक दिन माँ बेटे में बात हो रही थी। माँ ने कहा, बेटा, लोग तो मेरी ही निंदा करते हैं। महेंद्र बोला, क्यों माँ, लोगों का तुमने कौन सा सत्यानाश किया है? माँ ने कहा, लोग कहते हैं मैं तेरा इस डर से ब्याह नहीं कर रही हूं कि बहू आने पर लड़का पराया हो जाएगा। महेंद्र ने कहा, डर तो होना ही चाहिए। तुम्हारी जगह अगर मैं मां होता तो लड़के का ब्याह हृदय से हरगिज नहीं कर सकता था। लोक निंदा को मैं खुशी खुशी शिरोधार्य कर लेता। मां ने हंसते हुए कहा, लो सुनो, जरा लड़के की बात सुनो। महेंद्र ने कहा, बहू आकर तो लड़के को अपने बस में कर ही लेती है, तब फिर इतना कष्ट उठाने वाली, इतना स्नेह करने वाली मां न जाने कहाँ हट जाती है। ये तुम्हें अच्छा लगे तो लगता रहे, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। राजलक्ष्मी ने मन ही मन पुलकित होकर अपनी हाल ही में आई हुई विधवा देवरानी को संबोधित करते हुए कहा, सुन लिया मझली बहू, महेंद्र की बात तो सुनो। बहू आकर कहीं मां से बढ़ ना जाए, इस डर से बेटा ब्याह नहीं करना चाहता। ऐसी 3 लोग से न्यारी बात सुनी है कभी? चाची ने महेंद्र से कहा, ये बात तो बेटा तुम्हारी बेजा ही है। जिस समय की जो बात हो उसी में शोभा है। अब मां का आंचल छोड़कर बहू के साथ घर गृहस्थी करने का समय है। अब दुधमुहे बच्चे की तरह रहना थोड़ी ही शोभा देता है। ये तो उल्टी शर्म की बात है। किंतु राजलक्ष्मी को ये बात विशेष मधुर नहीं मालूम हुई, और इस प्रसंग में उन्होंने जो कुछ कहा वो सरल हो सकता है, किंतु मधुलिप्त हरगिज नहीं। वे बोली, मेरा लड़का अगर और किसी के लड़के से अपनी मां को ज्यादा प्यार करता है तो तुम्हारे लिए उसमें शर्म की कौन सी बात है मझली बहू? तुम्हारे लड़का होता तो लड़के का मरम समझती। राजलक्ष्मी ने समझा कि पुत्र सौभाग्यवती से पुत्रहीन ईर्ष्या कर रही है। मझली बहू ने कहा, तुम्ही ने ब्याह की बात छेड़ी थी, इसी से बात उठी, नहीं तो मुझे बीच में बोलने का हक ही क्या था? राजलक्ष्मी ने कहा, मेरा लड़का अगर बहू नहीं लाना चाहता तो तुम्हारी छाती में शूल क्यों चुभता है? मेरा तो ऐसे ही अच्छा है। अब तक अगर मैं लड़के को पाल पोस कर इतना बड़ा कर सकी हूं तो आगे भी उसकी देखभाल कर सकूंगी। इसमें और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मझली बहू आंसू पहुंचती हुई चुपचाप वहां से चली गई। महेंद्र के मन को इससे बड़ी चोट पहुंची। कॉलेज से जल्दी घर आकर वो सीधा अपनी चाची के पास पहुंच गया। चाची ने उससे जो कुछ कहा था उसमें स्नेह के सिवा और कोई बात नहीं थी। इस बात को वो निश्चित रूप से जानता है, और ये भी उसे मालूम है कि उसकी चाची के एक पितृमात्रहीन बहनौत है, और महेंद्र के साथ उसका ब्याह करा के ये संतानहीन विधवा किसी सूत्र से अपनी बहन की लड़की को पास रखकर सुखी देखना चाहती है। यद्यपि ब्याह करना उसे स्वीकार नहीं, फिर भी चाची की इस भीतरी इच्छा को वो स्वाभाविक और अत्यंत करुणाजनक समझता है। महेंद्र जब चाची के कमरे में गया तब दिन ढलने में बहुत ज्यादा देर नहीं थी। उसकी चाची अन्नपूर्णा अपने कमरे में खिड़की की छड़ों पर सिर टेके शुष्क विमर्श मुंह किए बैठी थीं। बगल के कमरे में उनकी थाली ज्यों की त्यों ढकी हुई पड़ी थी। अब तक उन्होंने खाया पिया कुछ भी नहीं। मामूली सी कोई बात होते ही महेंद्र की आंखों में तुरंत आंसू भर आते हैं। चाची को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने उनके पास जाकर स्निग्ध स्वर में पुकारा, चाची। अन्नपूर्णा ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ महेंद्र, बैठ। महेंद्र ने कहा, बड़ी भूख लगी है चाची, तुम्हारा प्रसाद खाना चाहता हूं।
अन्नपूर्णा महेंद्र का कौशल समझ गई और उमड़ते हुए आंसुओं को किसी कदर रोककर उन्होंने खुद खाया और महेंद्र को भी खिला दिया। महेंद्र का हृदय उस समय करुणा से भीगा हुआ था। चाची को सांत्वना देने के लिए भोजन करने के बाद सहसा वो मन की तरंग में कह बैठा, चाची, तुम्हारी वो जो एक बहनौत थी ना, जिसका तुमने जिक्र किया था, उसे एक बार दिखाओगे नहीं मुझे? और बात मुंह से निकल जाने के बाद ही वो डर गया। अन्नपूर्णा ने हंसते हुए कहा, अब ब्याह करने को मन चला है क्या तेरा? महेंद्र ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, अपने लिए नहीं चाची, मैंने बिहारी को राजी कर लिया है। तुम लड़की देखने का कोई दिन तय करा दो। अन्नपूर्णा ने कहा, आहा, उसके ऐसे भाग्य कहाँ, बिहारी जैसा वर उसके भाग्य में कहाँ बदा है। चाची के कमरे से निकलते ही दरवाजे के बाहर से मां से भेंट हो गई महेंद्र की। राजलक्ष्मी ने पूछा, क्यों महेंद्र, अब तक तुम लोगों में क्या सलाह हो रही थी? महेंद्र ने कहा, सलाह कुछ भी नहीं, पान लेने आया था। मां ने कहा, तेरे पान तो मेरे कमरे में लगे रखे हैं। महेंद्र कुछ उत्तर न देकर चला गया। राजलक्ष्मी ने अन्नपूर्णा के कमरे में जाकर उनकी रोने से फूली हुई आंखें देखते ही बहुत सी बातों की कल्पना कर ली और चट से फुसकारती हुई बोल उठी, कहिए मझली देवी जी, लड़के से सब भिड़ा चुकी या कुछ बाकी है? इतना कहकर राजलक्ष्मी उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही बड़ी तेजी से वहां से चल दी। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का पहला भाग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।